दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं नेपाल की यात्रा पे। जी हाँ, नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसको दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटक यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ के बड़े बड़े पर्वतों के आकर्षण में आते हैं, तो कई लोग हिमालय से चढ़ाई या ट्रेकिंग के लिए नेपाल आते हैं। नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि इस देश में अपराध की दर यानी क्राइम रेट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन देश बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नेपाल टूर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे नेपाल कब जाएं, कैसे जाएं, बस, ट्रेन या फ्लाइट का कितना किराया रहेगा, होटल और फूड का कितना खर्चा होगा, इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कैसे कन्वर्ट कराएंगे, पर्सनल बाइक या कार के लिए कैसे परमिट मिलेगी और परमिट का क्या चार्ज पड़ेगा, सिम कार्ड वहां पर कौन सा चलेगा और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं नेपाल में। तो सभी बातें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप नेपाल पहुंच कैसे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली को इनिशियल पॉइंट मानकर चलता हूं। तो अगर आप दिल्ली से नेपाल आना चाहते हैं तो आपके पास बस, फ्लाइट और ट्रेन तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बाई रोड आप नेपाल कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो डीटीसी की बस आपको दिल्ली से अवेलेबल हो जाएगी, डॉक्टर अंबेडकर बस टर्मिनल से। जी हाँ, यहाँ से बस चलती है सीधा काठमांडू तक और बस का जो समय है वो सुबह 10 बजे है और बस को दिल्ली से काठमांडू पहुँचने में लगता है करीब 30 घंटे। अगर बस के टिकट की बात करें तो बस का टिकट रहेगा करीब 2500 रुपये पर पैसेंजर। एसी वॉल्वो बस है बट सीटिंग बस है, इसमें स्लीपर की व्यवस्था नहीं है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप 7 दिन पहले तक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको इनकी वेबसाइट www.dtcbooking.in पर जाकर बस बुक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो आइडेंटिटी आपसे मांगी जाएगी, आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लगा सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ निजी बसें भी चलती हैं जिनका किराया कुछ कम रहता है, लेकिन इनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। अगर आप कार या बाइक से जाते हैं तो देखिए आपको बॉर्डर पर लेना होगा परमिट। अगर आप बाइक से जाते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बॉर्डर पे आपको परमिट लेना होगा और परमिट की अगर हम बात करें तो बाइक वालों को पर डे का 100 से 120 रुपए का चार्ज लगेगा। मान लीजिए अगर आप 4 दिन का नेपाल टूर प्लान कर रहे हैं तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर ही चलिए। आप 5 दिन का परमिट लेकर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो समय हमें दिया जाता है उस समय तक हम वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये जो परमिट होता है ये एक तरह से ऐसे काम करता है जैसे वीज़ा या पासपोर्ट काम करता है। नेपाल में पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो 100 से 120 रुपये लगता है 1 दिन के परमिट के लिए। अगर आप बाइक से जाते हैं तो बट आप 1 दिन का परमिट एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि अगर निर्धारित समय से टाइम ज़्यादा हो जाता है तो 2200 रुपये का चालान देना पड़ सकता है। इसलिए 1 दिन का एक्स्ट्रा परमिट लेकर ही जाइएगा। इसके अलावा अगर आप बाइक से जाते हैं तो बाइक को पूरी तरह से मेंटेन रखिए और बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाइए। बाइक में साइड मिरर वगैरह सब कुछ अच्छे से लगे होने चाहिए, नहीं तो आपको 2200 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नेपाल पुलिस, और स्पेशली जो इंडियंस आते हैं उनके लिए। अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर पे कार के लिए भी परमिट लेनी होगी, और कार के लिए परमिट 400 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट नेपाल आना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। दिल्ली से आपको काठमांडू के लिए फ्लाइट मिल जाएगी जो आपको 1.5 घंटे में काठमांडू पहुंचा देगी। दिल्ली से काठमांडू के लिए फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास का टिकट 6000 रुपये से 8000 रुपये तक पड़ेगा। इन सब के अलावा अगर आप बाई ट्रेन नेपाल आना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। बाई ट्रेन नेपाल तक आने का सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है। देखिए, अगर आप ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको 2 बॉर्डर मिलते हैं जहां से आप नेपाल पहुंच सकते हैं। एक वाया रक्सौल बॉर्डर जो बिहार में है और दूसरा वाया गोरखपुर बॉर्डर जो यूपी में है। पहले मैं आपको बताऊंगा बिहार बॉर्डर के बारे में। जी हाँ, अगर आप वाया रक्सौल जाना चाहते हैं तो दिल्ली से रक्सौल के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर ट्रेन के टिकट की बात करें तो दिल्ली से रक्सौल के लिए स्लीपर क्लास का टिकट 450 रुपए का है।
थर्ड एसी 1225 रुपए, सेकंड एसी 1775 रुपए और फर्स्ट एसी 3020 रुपए पड़ेगा। इसके बाद रक्सौल से नेपाल बॉर्डर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है, बट वहां से आगे आपको जाना होगा बीरगंज तक। बीरगंज और रक्सौल रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 8 किलोमीटर है। आपको रक्सौल से बीरगंज जाने के लिए स्टेशन के पास आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो आपको 50 से 100 रुपए में बीरगंज पहुंचा देंगे। बीरगंज पहुंचने के बाद अब आप नेपाल में एंटर हो चुके हैं। किसी भी तरह की कोई भी परमिट की जरूरत नहीं है आपको वहां पे, लेकिन आपको यहाँ पे विशेष तौर से एक बात ध्यान रखनी होगी। आपके पास यहाँ पे जो रुपए होंगे वो होंगे इंडियन करेंसी के। वैसे तो भारतीय रुपया भी नेपाल में चल जाता है, बट अगर आपके पास 500 रुपए या 2000 के बड़े नोट हैं तो वो नहीं चलेगा। तो ऐसे में आप अपनी सारी इंडियन करेंसी 100 रुपए या उससे छोटे नोट लेकर जाइए, या फिर आप अपनी इंडियन करेंसी को नेपाल करेंसी में एक्सचेंज करवा लीजिए। नेपाल बॉर्डर पर ही आपको बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी जो इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में चेंज कर देंगी। क्या क्या कन्वर्जन रेट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप भारतीय 100 रुपए कन्वर्ट कराते हैं तो आपको 160 नेपाली रुपए मिल जाता है। तो जितने रुपए आप चाहें कन्वर्ट करा सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 4000 से 5000 रुपए जरूर कन्वर्ट करा लीजिए। और अगर लौटते समय ये पैसे बच जाते हैं तो आप फिर से वही बॉर्डर पे इंडियन करेंसी में वापस एक्सचेंज करवा लीजिए। तो अब आप बीरगंज तो पहुंच ही चुके हैं नेपाल में, और यहाँ से काठमांडू के बीच की दूरी रहती है करीब 275 किलोमीटर। इस 275 किलोमीटर के लिए आपको बस मिल जाती है, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसें आपको मिल जाएंगी। नॉन एसी की बस में रहेगा चार्ज 600 रुपए और एसी बस में रहेगा चार्ज 1050 रुपए। बस आपको 8 से 9 घंटे में बीरगंज से काठमांडू पहुंचा देगी। ये था तरीका रक्सौल से काठमांडू पहुंचने का। अगर आप गोरखपुर से काठमांडू नेपाल आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से गोरखपुर किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं। दिल्ली से गोरखपुर के लिए स्लीपर क्लास का टिकट 380 रुपए है, थर्ड एसी का 1040 रुपए, सेकंड एसी का 1500 रुपए और फर्स्ट एसी का 2585 रुपए। गोरखपुर पहुंचने के बाद आपको जाना होगा सोनाली बॉर्डर, जो नेपाल बॉर्डर कहलाता है। सोनाली बॉर्डर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा नौतनवा। बस से अगर आप जाते हैं तो बस से 120 रुपए में आप नौतनवा पहुंच जाएंगे 2 से 3 घंटे में। नौतनवा पहुंचने के बाद वहां से सोनाली बॉर्डर की डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर है, और आप नौतनवा पहुंचने के बाद सोनाली बॉर्डर बाई टैक्सी 40 से 50 रुपए में पहुंच जाएंगे। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद आपको वही सब करना होगा, करेंसी एक्सचेंज। अब आप अपना आधार कार्ड अपने साथ जरूर रखिएगा। उसके बाद सोनाली बॉर्डर से आपको जाना होगा भैरवा, जो कि नेपाल में पड़ता है, और भैरवा की डिस्टेंस सोनाली बॉर्डर से 3 किलोमीटर है। भैरवा से आप काठमांडू जा सकते हैं। वहां से काठमांडू की डिस्टेंस 270 किलोमीटर है, और आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसें यहाँ भी मिल जाएंगी काठमांडू जाने के लिए। एसी बस का टिकट रहेगा 800 रुपए का और नॉन एसी बस का टिकट रहेगा 500 रुपए का। तो ये थे दोनों तरीके नेपाल पहुंचने के ट्रेन के जरिए। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे आपका इंडियन सिम कार्ड काम करना बंद कर देगा, और आपको वहां पर नेपाल का सिम कार्ड मिल जाएगा 200 रुपए में, और आप जो भी बैलेंस डलाना चाहते हैं आप उसमें अलग से डलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप नेपाल में कहां पर स्टे कर सकते हैं, रूम या होटल के क्या चार्जेस होंगे और खाने पीने का कितना खर्चा हो सकता है। नेपाल में आपको काठमांडू में होटल मिल जाएंगे, जहां पर आपको 600 से 800 रुपए में एवरेज रूम मिल जाएगा। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल फूड आपको 100 से 150 रुपए थाली मिल जाएगा। फूड के यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं, आप अपने बजट के हिसाब से खा पी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप नेपाल में कहां कहां घूमने जा सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ नेपाल की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और यह शहर यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल यहाँ आने वाले पर्यटकों को आनंदमयी वातावरण प्रदान करता है। काठमांडू शहर अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह है। पोखरा। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में बसा हुआ पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे नेपाल की पर्यटन राजधानी यानी टूरिस्ट कैपिटल ऑफ नेपाल के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर हिमालय का प्रवेश द्वार है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है।
पोखरा शहर गंडकी नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा बटा हुआ है, जो यहाँ के अनूठे भूगोल में अपना योगदान देता है। नगरकोट। नगरकोट नेपाल में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह एक छोटा एवं आकर्षक गांव नेपाल के भक्तपुर जिले में है। नगरकोट से आप हिमालय के 13 में से 8 पर्वतमालाएं देख सकते हैं। नगरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को हिमालय पर्वतमाला के खूबसूरत दृश्यों को दिखाकर आश्चर्यचकित कर देता है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नगरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यह राजधानी से बहुत करीब है, जिससे पर्यटकों को यहाँ आने के लिए ज्यादा पैसे और समय खर्च नहीं करना पड़ता है। जनकपुर। जनकपुर नेपाल का एक बेहद खास शहर है, जो यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। जनकपुर भारत की सीमा के करीब स्थित है, जो सीता जी का जन्म स्थान और भगवान राम से उनके विवाह का स्थान भी माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद शानदार जगह है, क्योंकि यहाँ कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के साथ साथ तीर्थयात्रियों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। यह शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव और मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला के लिए सभी को आनंदित करता है। लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। यह जगह भारत की सीमा के करीब रूपन्देही जिले में स्थित है, जो बहुत ही शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल किया गया है। यहाँ के स्तूप और मठ इस जगह को खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और दिलो दिमाग को तरोताजा करने के लिए भी यहाँ आते हैं। पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर हजारों की संख्या में रोज भक्त आते हैं। साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से बना हुआ है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह आज भी सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी नेपाल टूर के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें।